देखिए, इस पूरे खेल में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये बता देते हैं कि रशिया के वेपन्स खराब हैं, तो उस मार्केट पर कब्जा भी इनका हो जाएगा, वेस्टर्न कंट्रीज का। पिछले 129 दिनों से रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। डोनबास पर कब्जा करने के लिए रूस पूरी ताकत लगा रहा है। रूस समर्थित अलगाववादियों ने आज लिसिचियांस्क को चारों तरफ से घेरने का दावा किया है। लुहांस्क के कुछ इलाकों पर हैवी शेलिंग हो रही है, लेकिन डोनबास के बाद रूस का अगला प्लान क्या है? पुतिन का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? अब इसे लेकर नेटो मुल्कों की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ब्रिटेन में 36 और फाइटर प्लेन तैनात करने वाला है, जबकि स्पेन में भी एक्स्ट्रा वॉरशिप डिप्लॉय किए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने बेलारूस को न्यूक्लियर पावर बनाने का फैसला किया है, जबकि अमेरिका पोलैंड में अपना परमानेंट मिलिट्री बेस बना रहा है। पोलैंड में। दूसरी तरफ टर्की ने फिनलैंड और स्वीडन में को नेटो में शामिल होने का ग्रीन सिग्नल तो दे दिया है, लेकिन अभी भी कंडीशंस अप्लाई हैं। ये सारे डेवलपमेंट्स हाल ही में हुए हैं, इसीलिए अब कहा जाने लगा है कि जंग बढ़ेगी, विश्व युद्ध अभी बाकी है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन और रूस की जंग का एंड गेम शुरू हो चुका है, उन्हें ये तस्वीरें देखनी चाहिए। जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अब रूस थक चुका है, नाटो के खिलाफ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, उन्हें ये मंजर देख लेना चाहिए। पश्चिमी मुल्कों के तमाम वॉर एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस एजेंसियां और लीडर्स अगर ये सोच रहे हैं कि अब पुतिन को अलग थलग करने का उनका प्लान काम कर चुका है, तो उन्हें यूक्रेन में तबाही, बर्बादी का ये दृश्य अपने जहन में बैठा लेना चाहिए। क्योंकि पुतिन के माइंड में अब यह फैक्ट बिल्कुल क्लियर है कि वर्ल्ड वॉर नियर है, यानी विश्व युद्ध अब करीब है, बाकी है। इसलिए रूस के राष्ट्रपति एक कदम आगे बढ़ने के लिए 2.5 कदम पीछे हटे हैं। यूक्रेन का जंग का मैदान शतरंज की वो बिसात बन चुका है जिस पर पुतिन थोड़ा पीछे की तरफ गए हैं, लेकिन उनका असली खेल अभी बाकी है। सवाल है, क्या यूक्रेन वॉर झांकी, विश्व युद्ध अभी बाकी है? बेलारूस में पुतिन ने मिसाइल लगाई, यूरोप में फियर ऑल टाइम हाई। क्या पुतिन के टारगेट पर यूरोप के 7 देश हैं? क्या अब वर्ल्ड वॉर के फुल एंड फाइनल फ्रंट बन चुके हैं? इन सवालों को समझने के लिए बीते 48 से 72 घंटों की वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा। यूक्रेन वॉर के बैकड्रॉप में नाटो ने अपना दायरा किस तरह बढ़ाना शुरू कर दिया, अमेरिका ने कैसे अपने न्यूक्लियर स्लीपर प्लेन्स को एक्टिव कर दिया और पुतिन ने इसके काउंटर में नॉर्दर्न बॉर्डर पर किस तरह न्यूक्लियर मिसाइलों को एक्टिवेट कर दिया, ये समझना होगा। सबसे पहले आपको अंकारा में हुए लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। 2 दिन पहले तुर्की ने अचानक दुनिया को यह कहकर चौंका दिया कि वो अब नाटो को 30 से 32 मेंबर वाला संगठन बनाने में कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा। इसका मतलब अचानक तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन की नाटो मेंबरशिप से अपना वीटो हटा दिया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, स्वीडन की पीएम मैग्डलेना एंडरसन और फिनलैंड के प्रेसिडेंट सॉली निनिस्टो के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद तुर्की की तरफ से कहा गया कि अब उसे नाटो और स्वीडन से कोई दिक्कत नहीं। हालांकि स्वीडन और फिनलैंड की तरफ से कहा गया कि उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी जो तुर्की की सिक्योरिटी के लिए खतरा है।
फिनलैंड और स्वीडन को तुर्की से किए अपने वादे को निभाना होगा, क्योंकि इसी के चलते ये दोनों मुल्क नाटो में शामिल हो सकते हैं। अगर वादा नहीं निभाया तो तुर्की की संसद में प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। दोनों देशों को तुर्की द्वारा घोषित आतंकवादियों को लेकर अपने कानून में बदलाव करना होगा और स्वीडन को 73 आतंकवादियों को हमारे हवाले भी करना होगा। सोचिए, ये वही तुर्की है जो 3 दिन पहले तक स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता के खिलाफ था। एर्दोआन कह चुके थे कि किसी कीमत पर दोनों देशों को नाटो में शामिल नहीं होने देंगे, लेकिन अचानक उनका स्टैंड बदल गया। अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी आपको समझनी चाहिए। असल में इस वक्त तुर्की दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स बनने की तरफ बढ़ना चाहता है। उसके पास मजबूत डिफेंस के साथ अब एग्रेसिव पोस्चरिंग के लिए एडवांस जेट के साथ अटैक का ऑप्शन भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की और अमेरिका के बीच लेटेस्ट F-16 को लेकर डील फाइनल हो चुकी है। एर्दोआन कह चुके हैं कि वो तुर्की में दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री बनाएंगे। ये भी कह दिया कि जल थल नभ में तुर्की से कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। इससे पहले तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदा है। असल में तटस्थ रहने वाले दोनों नॉर्डिक कंट्रीज यानी स्वीडन और फिनलैंड ने रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए यूक्रेन में बारूद बरसाते रूसी सैनिकों को देखते हुए नाटो में शामिल होने का फैसला किया था। इन देशों की तरफ से कहा गया था कि अब अपने देश की हिफाजत के लिए नाटो का सदस्य बनना ही होगा, लेकिन तुर्की ने इसे वीटो कर दिया था। मगर कई दौर की बातचीत के बाद नाटो चीफ के मीडिएशन के बाद मामला सुलझता नजर आया। मतलब तुर्की भी ब्रिटेन, अमेरिका की तरह स्वीडन और फिनलैंड की हिफाजत करने को तैयार हो। हालांकि इस कदम ने पुतिन का पारा चढ़ा दिया। पुतिन ने सीधे सीधे नाटो को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। अब यह बात पूरी दुनिया जानती है कि रूस फिनलैंड और स्वीडन को एक नहीं कई बार नाटो से दूर रहने की सलाह दे चुका है। रूस की तरफ से इन दोनों मुल्कों को कई बार अलग अलग लेवल पर समझाया गया। यह तक कहा गया कि अगर दोनों मुल्क नहीं माने नाटो मेंबरशिप के लिए आगे बढ़े तो फिर रूस के पास फिनलैंड बॉर्डर पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा। पुतिन के खास दिमित्री मेदवेदेव ने यह तक कह दिया कि न्यूक्लियर सबमरीन और हाइपरसोनिक मिसाइलें तक पहुंच जाएंगी, फिनलैंड बर्बाद हो जाएगा। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई याबकोव ने तो फिनलैंड और स्वीडन को नाटो की ऑफर को लेकर इलाके में अस्थिरता फैलाने के लिए जिम्मेदार बता दिया। इसके बाद रूस ने अपने पड़ोसियों को धमकी दे दी, कह दिया कि ये तूफान से पहले की शांति है। लेकिन दोनों ही नॉर्डिक देश नाटो की छत्र छाया में पहुंच गए। पुतिन गुस्से का घूंट पीकर रह गए, लेकिन यह गुस्सा कब बाहर निकले, किस रूप में बाहर निकले, ये कोई नहीं जानता। हाल ही में मैड्रिड में नाटो की समिट हुई थी। इस दौरान नाटो मुल्कों ने एकजुटता का संदेश दिया, रूस के खिलाफ यूनिटी को जाहिर किया। हालांकि इसी शिखर वार्ता में पश्चिमी देशों की तरफ से पुतिन का काफी मजाक उड़ाया गया था। तब ब्रिटेन और दूसरे देशों के नेताओं ने पुतिन के बारे में तंज कसे थे, लेकिन पुतिन ने इसका भी जवाब दिया। मगर अब तो बात नाटो के हथियारों की रूस के बॉर्डर पर पहुंचने की हो रही है। इसलिए पुतिन ने अपना प्लान बेलारूस भी एक्टिवेट कर दिया। जिस दौरान मैड्रिड में नाटो समिट जारी थी, उससे ठीक पहले पुतिन ने ऐसा फैसला लिया जिसे लेकर यूरोप में दहशत बढ़ गई। खासकर पूर्वी यूरोप के देशों का पसीना छूट गया। ये फैसला था बेलारूस को एटमी पावर देना। पुतिन ने अचानक बेलारूस को न्यूक्लियर मिसाइल से लैस करने का फैसला किया। पुतिन ने तय कर लिया कि बेलारूस को एटमी हमले में सक्षम इस्कंदर मिसाइल सिस्टम दिया जाएगा। बेलारूस में अलग अलग बेस पर यह मिसाइल सिस्टम तैनात किए जाएंगे। इतना ही नहीं, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की रिक्वेस्ट पर पुतिन ने बेलारूस के सुखोई फाइटर जेट्स को भी न्यूक्लियर केपेबल यानी एटम बम ले जाने में सक्षम बनाने का वादा कर दिया। ये सब कुछ उस वक्त तय हुआ जब रूस के राष्ट्रपति खुद लुकाशेंको से मिलने गए थे। यूरोप में अमेरिका ने 200 एटम बम और 257 फाइटर प्लेन तैयार कर रखे हैं। इसे देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। हमने तय किया है कि आने वाले वक्त में हम बेलारूस को इस्कंदर M टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से लैस कर देंगे। ये मिसाइल सिस्टम बैलिस्टिक और क्रूज दोनों तरह के मिसाइल दागने में सक्षम होंगे। इनके जरिए पारंपरिक और एटमी हथियार दागे जा सकते हैं।
कई वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कागज पर तो ये मिसाइलें बेलारूस की होंगी, लेकिन इनमें मौजूद एटम बम रूसी होंगे और इनकी वजह से सबसे ज्यादा लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड समेत 7 देशों पर एटमी हमले का खतरा बढ़ जाए। और पुतिन ने मिसाइलों को तैनात करने का फैसला उस वक्त किया है जब ईयू और नाटो मेंबर लिथुआनिया ने रूस के एटमी शहर कैलिनिनग्राद तक सप्लाई रोकने की हिमाकत दी। ईयू के बैन के नाम पर कैलिनिनग्राद तक का कनेक्टिंग लिंक ब्लॉक कर दिया। अगर हम पिछली कुछ वैश्विक घटनाओं को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अभी टला नहीं। उत्तरी यूरोप में अगर हम देखें तो नाटो के शिखर सम्मेलन में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता ली। ये दोनों ही देश लंबे समय तक तटस्थता का परिचय दे रहे थे, लेकिन नाटो में इनके शामिल होने से रूस पर दबाव बढ़ने लगा है। वैसे जिस तरह नाटो ने अपने गुट की गोलबंदी करना शुरू कर दिया, उसी तरह रूस भी अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, अपना एक अलग गुट तैयार कर रहा है। इसीलिए पुतिन पहले बेलारूस और फिर सेंट्रल एशिया के दौरे पर गए। उन्होंने ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया, कैस्पियन समिट का हिस्सा बने